Hello students, in today's lecture we will discuss about the new phylum, that is phylum Ctenophora. Ctenophora पुराने जो जूलॉजिस्ट थे वो इस फाइलम को माइनर फाइला के अंदर इंक्लूड करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इस फाइलम में ओनली 50 स्पीसीज आते हैं अप्रोक्सीमेट, तो ये काफी कम स्पीसीज हैं। आप देखिए, इफ यू डिस्कस अबाउट द स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस के अंदर या फाइलम पोरीफेरा के अंदर अप्रोक्सीमेट 1500 स्पीसीज काउंट किए जाते हैं। इफ यू डिस्कस अबाउट द सिलेंटेट्स, तो सिलेंटेट्स में तो 6000 समथिंग स्पीसीज को काउंट किया जाता है। और सिलेंटेट के बाद इफ यू डिस्कस अबाउट द टीनोफोरंस, तो टीनोफोरंस के अंदर अप्रोक्सीमेट 50 स्पीसीज को काउंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज काफी कम है। तो प्रीवियस जो स्कॉलर थे वो इसको माइनर फाइला के अंदर इंक्लूड करते थे, बट हमारे जो मॉडर्न जो टेक्सोनोमिस्ट हैं या फिर हमारे जो मॉडर्न जो है जूलॉजिस्ट हैं वो इसे मेजर फाइला में इंक्लूड करते हैं। तो व्हाट्स द रीजन ऑफ द इंक्लूडिंग इन द मेजर फाइला? द रीजन इज दैट the ecological importance of the Ctenophorans is too high. इनका जो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, एंड हेंस द मॉडर्न साइंटिस्ट इंक्लूड इन दिस मॉडर्न मेजर फाइला। इसलिए जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो इसको मेजर फाइला में इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस फाइला एंड नाउ द टर्म टीनोफोरा किस तरह से क्रिएट हुआ वो हम देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फाइलम टीनोफोरा। तो टीनोफोरा बेसिकली ये जो बर्ड है इट मेड बाय द फ्यूजन ऑफ टू ग्रीक बर्ड। तो ये बर्ड जो है टू ग्रीक बर्ड के फ्यूजन से बना है। टीनोस का मतलब होता है कॉम, फोरंस का मतलब होता है बियरिंग, मतलब ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी के ऊपर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को बियर करते हैं। अब एनिमल की जरा बॉडी को देखिए। इफ यू ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द एनिमल, व्हाट यू विल बी ऑब्जर्व? You will be observed that 8 comb plate present in the body of Ctenophorans. इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? 8 comb plate प्रेजेंट है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ comb plate like structures, इसके लिए क्या नाम दिया गया है? इसके लिए नाम दिया गया है, the term introduced for this animals is that Ctenophora। कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस की गई? टीनोफोरा। अब इसके लिए जो कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम इसका जो है वो है सी वॉलनट और कॉमचैक। तो सी वॉलनट, वॉलनट मीन्स अखरोट, तो सी वॉलनट कॉमन नेम, अल्टरनेट नेम इज दैट कॉमचैक। तो ये नाम इसके लिए दिए गए हैं। उसके बाद सबसे पहली बार जो टर्म टीनोफोरा है वो एस्कोइटिस करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। और इसके अंदर 50 स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है। कितनी स्पीसीज को? 50 स्पीसीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द हैबिटेट ऑफ दिस फाइला। इफ वी डिस्कस अबाउट द हैबिटेट ऑफ दिस फाइला, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइला आर एक्सक्लूसिवली मरीन। इस फाइला के जो मेंबर्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। हम थोड़ा सा प्रीवियस फाइलम को देखते हैं। फाइलम पोरीफेरा, हमने वहां क्या देखा था? वहां हमने देखा था कि उस फाइलम पोरीफेरा के मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर। वहीं सिलेंटेट्स में भी हमने यही देखा था कि मोस्ट ऑफ एनिमल आर मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर। बट यदि हम टीनोफोरंस के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मरीन हैं। इसका कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से टीनोफोरंस को लेकर बात करें तो मोस्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टीनोफोरंस के सिलेंटेड से मिलते जुलते होते हैं।
इसलिए टीनोफोरा को फाइलम सिलेंटेटा का सिस्टर फाइलम के नाम से जानते हैं। तो टीनोफोरस रिगार्डेड द सिस्टर फाइलम ऑफ फाइलम सिलेंटेटा। तो टीनोफोरा को फाइलम सिलेंटेटा का सिस्टर फाइलम माना जाता है। द टीनोफोरा इज रिगार्डेड द सिस्टर फाइलम ऑफ सिलेंट्रेटा। ओके, इट बिकम क्लियर। तो ऑल मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मरीन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द हैबिटेट। अब हम इसके हैबिटेट के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हैबिटेट में हम क्या देखते हैं कि इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो लाइक सिलेंटेट्स, हमारे जो टीनोफोरन्स होते हैं उसके सभी मेंबर फुली कार्निवोरस होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। और ये किसको फीड करते हैं? ये फीड करते हैं प्लैंकटन को। किसको फीड करेंगे? ये प्लैंकटन को फीड करेंगे। इस फाइलम के सभी एनिमल जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, मतलब वो एक जगह पर चिपक कर नहीं रहते हैं। जैसे कि आपने फाइलम पोरीफेरा में देखा था, उसके सभी मेंबर सेसाइल थे। सिलेंटेटा में क्या देखा था कि कुछ मेंबर सेसाइल होते हैं, कुछ मेंबर मोटाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं। इस फाइलम के सभी मेंबर जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और किसकी हेल्प से स्विमिंग करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीलिया। तो इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ सीलिया स्विमिंग करते हैं। अब उसके बाद इस फाइलम के सभी मेंबर्स के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं सब में आपको पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलेगा। पावर ऑफ रीजनरेशन वेलमा। उसके बाद एक बहुत ही अजीब फिनोमिना है जिसे बोला जाता है बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब क्या होता है? बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट द लाइट। तो बायोल्यूमिनेसेंस ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग की होती है जिसमें कोई भी लिविंग जो होता है वो लाइट को इमिट करता है। आपने कई बार रात में चमकते हुए जुगनू देखे होंगे, फायर फ्लाइज को देखा होगा, वो ब्लिंक करते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कौन सी फिनोमिना हो गई? दिस फिनोमिना इज द बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो यहां पर इस फाइलम के सभी मेंबर में बायोल्यूमिनेसेंस की फिनोमिना प्रेजेंट होती है। Bioluminescence present in all members of this phylum. So bioluminescence present in the all members of this phylum. So bioluminescence means it is a property of living organism to emit light. तो यह फिनोमिना इस फाइलम के सभी मेंबर में आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया इसके बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में। तो बायोल्यूमिनेसेंस के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप बोलेंगे कि दूसरे एनिमल भी बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं, जैसे हम फायर फ्लाई को देखें तो वो भी बायोल्यूमिनेसेंस करता है। बट वहां पर जैसे कि
फायर फ्लाइज को लेके बात करें तो फायर फ्लाइज का मतलब था आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा के सभी मेंबर्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है। यहां पर इस फाइलम के सभी मेंबर्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो बायोल्यूमिनेसेंस की फिनोमिना को एग्जिबिट करते हैं। इट बिकम क्लियर? ये पूरी तरह से क्लियर हो गया ना? तो बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। इट बिकम क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करें एनिमल की बॉडी को। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इफ यू डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स द बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय टू जर्म लेयर। एनिमल की बॉडी किससे बनी हुई है? टू जर्म लेयर से बनी हुई है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सा हो गया? डिप्लोब्लास्टिक हो गया। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? डिप्लोब्लास्टिक। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिमेट्री। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्रीज में हमारी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। इसमें कौन सी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री। बट यू मस्ट रिमेंबर, इसमें रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री के बीच की सिमेट्री देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं बाय रेडियल सिमेट्री। तो मोर करेक्टली हम क्या बोल सकते हैं इसमें बाय रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। पर हमारी एनसीईआरटी बुक में क्या मेंशन है? रेडियल सिमेट्री। तो यू मस्ट रिमेंबर, इसमें जो सिमेट्री होगी वो कौन सी होगी? रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है। उसके बाद सॉरी, नंबर ऑफ जर्म लेयर। तो डिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एनिमल की बॉडी में सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, कि ऑर्गन सिस्टम है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो इनका जो बॉडी होता है तो कौन सा होता है? टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां देखने को मिलता है। ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो गया? टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं सीलोम की। सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। तो सीलोम और बॉडी कैविटी, इनके अंदर जो है एब्सेंट होती है। तो सीलोम या फिर बॉडी कैविटी जो होती है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर है presence of a ciliated complex. So it's a very important and characteristic feature of this phylum. So it is characteristic feature of this phylum कि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ 8 ciliated कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं।
तो बॉडी में देखिए ये आपको दिख रहे हैं, ये सीलिया के बने हुए 8 कॉम्प्लेट है। इस फाइलम के किसी भी एनिमल को देखिए, आपको हर एनिमल के अंदर आपको ये सीलिएटेड कॉम्प्लेट देखने को मिल जाएगा। द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेट? इसका मेन फंक्शन क्या है? तो कॉम्प्लेट रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये जो कॉम्प्लेट होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इस पर भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन के रिगार्डिंग। डाइजेशन, तो इनमें जो डाइजेशन होता है वो आपको बिल्कुल सिलेंट डेटा की तरह देखने को मिलेगा। सिलेंट डेटा में हमने क्या देखा था कि आधा डाइजेशन जो होगा वो कहाँ होता है? बॉडी कैविटी या सीलेंट्रॉन के अंदर होता है, और रिमेनिंग हाफ डाइजेशन जो होगा वो कहाँ होता है? बॉडी की इनर लेयर, जिसे हमने गैस्ट्रोडर्मिस बोला था या एंडोडर्मिस बोला था, उसके अंदर देखने को मिलता है। मतलब कि सिलेंटेट्स में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों तरह का डाइजेशन देखने को मिलता था। तो यहां पर भी डाइजेशन दोनों तरह का देखने को मिलता है। यहां पर हम क्या देखेंगे कि बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन प्रेजेंट। यहां दोनों तरह का डाइजेशन प्रेजेंट होता है। बोथ मीन्स extracellular and intracellular digestion present। तो इसके अंदर दोनों तरह का डाइजेशन प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का। अब कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए, फाइलम पोरिफेरा में केवल इंट्रासेलुलर डाइजेशन था, जो कि उसकी बॉडी की कॉलर सेल्स के अंदर कंडक्ट हो रहा था या कोइनोसाइट सेल्स के अंदर कंडक्ट हो रहा था। फाइलम सेलेंटेटा में 50% डाइजेशन हमने कैसा देखा? एक्स्ट्रा सेलुलर, रिमेनिंग 50% इंट्रासेलुलर। यहां पर भी 50% डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, रिमेनिंग 50% जो होता है वो आपको इंट्रासेलुलर देखने को मिलता है। मतलब यहां पर इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इस फाइलम के अंदर कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए देखने को नहीं मिलते हैं। ऑल दीज एक्टिविटी परफॉर्म बाय जनरल बॉडी सरफेस। मैंने क्या बोला कि नो स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट फॉर respiration, circulation and excretion। No specific structure present for respiration, excretion and circulation। तो नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। तो फिर ये किसके थ्रू कंडक्ट होगा? ये किसके थ्रू होता है? ये होता है जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। इट्स ऑकर्स बाय जनरल बॉडी सरफेस। ये सब कुछ किसके थ्रू देखने को मिलता है?
जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू देखने को मिलता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके टेंटाकल्स के रिगार्डिंग। इसमें निमेटोब्लास्ट और इनमें निमेटोब्लास्ट या फिर जो न्यूटोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर अब्सेंट होते हैं। मतलब कि सेलेंटेटा में आपने क्या देखा था कि एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था उनकी बॉडी के अंदर। वो स्ट्रक्चर कौन सा था? निमेटोब्लास्ट सेल्स। तो निमेटोब्लास्ट सेल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर सिलेंटेट्स। ये कई तरह की एक्टिविटी सिलेंटेट्स में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेंटेट्स में जो लोकोमोशन है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे है एंड प्रोटेक्शन, तो ये सब कुछ किसके थ्रू देखने को मिलता है? ये सब कुछ देखने को मिलता है एक स्पेशल टाइप के सेल्स दैट इज निमेटोब्लास्ट और नीडोब्लास्ट सेल्स। यहां पर निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट सेल देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो दीज सेल्स आर अब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेंटाकल्स either absent, tentacles either absent is present two in number. टेंटाकल्स या तो absent होंगे, यदि किसी एनिमल में टेंटाकल्स प्रेजेंट भी हैं तो उनका नंबर कितना होगा? 2 होगा। जैसे इस प्लूरोब्रेंकिया में देखो आप, यहां पर टेंटाकल्स का जो नंबर है वो कितना है? 2 है। तो इनमें या तो टेंटाकल्स अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट भी होंगे, तो उसका नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब इनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं जो कि अटैचमेंट के लिए हमें देखने को मिलते हैं, और इन सेल्स को हम जो है लासो सेल्स या फिर इन सेल को हम कोलोब्लास्ट सेल के नाम से जानते हैं। तो स्पेसिफिक सेल्स नाम क्या है उसका? कोलोब्लास्ट सेल्स और लासो सेल्स present in this phylum. तो स्पेसिफिक टाइप के जो सेल्स होते हैं जिन्हें कि हम लासो सेल के नाम से जानते हैं या फिर जिन्हें हम कोलोब्लास्ट सेल के नाम से जानते हैं, वो इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सेल? दिस सेल, इनका जो फंक्शन है वो है हेल्प इन अटैचमेंट। तो ये सेल्स एनिमल को किसी भी सरफेस पर अटैच होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में।
इफ वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं यहां पर asexual reproduction absent in this phylum. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कई बार नीट एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो एक चीज याद रखिए, इस फाइलम के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन वेल मार्क था। तो यहां क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि क्या इस एनिमल के अंदर फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मेथड हो सकती है क्या? आवर आंसर विल बी नो। यहां पर जो पावर ऑफ रीजनरेशन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलता है वो केवल रीजनरेशन का काम करता है। मान लीजिए बॉडी का कोई भी फ्रेगमेंट सेपरेट हो गया तो वो रीजनरेट हो जाएगा इसकी बॉडी में, बट यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड की तरह वर्क नहीं करता है, जैसा कि आपको फाइलम पोरीफेरा में देखने को मिल रहा था और जैसा आपको फाइलम सिलेंटेटा में देखने को मिल रहा था। तो ऐसा यहां देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसमें किसी भी टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो you must remember asexual reproduction absent in this phylum, only sexual reproduction present. Only sexual reproduction present. तो इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी बॉडी में एब्सेंट है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो हम देखेंगे कि यहां जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑकर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड सेकंड इज दैट कि यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहां पर हमको क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर सेक्स सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और उन सेक्स सेल्स का फ्यूजन होगा। मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन किसी अलग इंडिविजुअल में हुआ, ओवम का फॉर्मेशन किसी अलग इंडिविजुअल में हुआ और उनका आपस में फ्यूजन होता है। ऐसा नहीं कि यहां पर एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में स्पर्म और ओवम बनने के बाद वही फ्यूज हो जाए। हालांकि इस फाइलम के एनिमल बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फाइलम के जो एनिमल हैं वो हमें एक तरह से मोनोसियस देखने को मिलते हैं, बट फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, सेक्सुअली कैसे हैं? बाइसेक्सुअल। ये ऐसे हम बोल सकते हैं मोनोसियस, ये ऐसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर मोनोसियस होते हैं या हर्माफ्रोडाइट। तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब ये होता है कि एक ही इंडिविजुअल में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद
इफ यू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट, हम किसके बारे में बात करें? डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। इनडायरेक्ट टाइप डेवलपमेंट मीन्स larval phase present in life history. मतलब लार्वल फेज प्रेजेंट इन अ लाइफ ऑफ एनिमल। तो एनिमल की लाइफ में क्या है कि लार्वल फेज प्रेजेंट होती है, मतलब उसका डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट टाइप का देखने को मिलता है। अब यहां पर जो एक स्पेसिफिक टाइप का लार्वा देखने को मिलता है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट कुछ आउटर एग्जामिनेशन में मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें सीडिपीड लार्वा देखने को मिलता है। तो यहां पर जो लार्वा है तो एक स्पेसिफिक लार्वा है, जैसे फ्रॉग का लार्वा, उसका भी एक स्पेसिफिक नाम होता है। क्या नाम है उसका? टैडपोल लार्वा। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग फाइलम में एनिमल के लार्वा का भी स्पेसिफिक नाम होता है। तो इस फाइलम में जो स्पेसिफिक लार्वा देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? सीडिपीड लार्वा। तो यहाँ पे कौन सा लार्वा देखने को मिलता है हमको? सीडिपीड लार्वा देखने को मिलता है। तो ये स्पेसिफिक टाइप का जो लार्वा है वो इस फाइलम के अंदर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे कि हमने सिलेक्टेड में मेटास्टेसिस के नाम से बुलाया था। तो यहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेट टाइम क्या है इसका? मेटाजेनेसिस एब्सेंट होता है। तो आपने क्या देखा था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहां प्रेजेंट था? फाइलम सिलेंटेडा में प्रेजेंट था। फाइलम सिलेंटेडा के कुछ एनिमल्स पॉलिप स्टेज को बिलोंग कर रहे थे और कुछ एनिमल मेडुसा स्टेज को बिलोंग कर रहे थे। कुछ एनिमल ऐसे भी थे जिसमें दोनों तरह की स्टेज प्रेजेंट थी, जैसे कि ओवेलिया। ओवेलिया में याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि वहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है, क्लियर कट। लाइफ के एक फेज में पॉलिप और दूसरी फेज में मेडुसा, दोनों देखने को मिलते हैं। बट यहां पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अब्सेंट होता है, यह यहां पर देखने को नहीं मिलता। इट बिकम क्लियर। तो यहां पे क्या है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अब्सेंट। ठीक है, तो इसके साथ इस फाइलम के हमने सभी कैरेक्टर डिस्कस कर लिए। तो अब हम बात करेंगे यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम, कि ऐसे कौन कौन से यूनिक फीचर हैं जो केवल इसी फाइलम में देखने को मिलते हैं और किसी फाइलम में देखने को नहीं मिल सकते, या हम उसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम के नाम से बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से फीचर है वो हम देखते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ
दिस फाइलम। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। ये कौन कौन से यूनिक फीचर्स हैं जो इस फाइलम में देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 इज दैट presence of 8 complete। ये और किसी फाइलम में देखने को नहीं मिलता है। ये कैरेक्टर एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो केवल इसी फाइलम में देखने को मिलता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि व्हाट विल बी फंक्शन ऑफ 8 कॉम्प्लीट। तो 8 कॉम्प्लीट का जो फंक्शन क्या था, these structure help in locomotion। next is that presence of chloroplast cells, it is also known as lasso cells। उसके बाद all members of this phylum exhibit bioluminescence। So all members of this phylum exhibit the bioluminescence। It is also unique character of this phylum। तो all these three are unique character। और भी ढेर सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं, बट हमारे इस नीट लेवल पे, 12th लेवल पे वो कोई मतलब के नहीं है। बट हमारे लेवल पे ये 3 कैरेक्टर इसके लिए यूनिक हो गए। ठीक है, तो ये यूनिक कैरेक्टर्स हैं इस फाइलम के, ये बिल्कुल याद रखिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है पहला जो एग्जाम्पल है, इफ यू डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स, तो फर्स्ट इज दैट फ्लोरोबेंकिया। कॉमन नेम क्या है इसका, गूसबेरी के नाम से जानते हैं इसको हम, सी गूसबेरी के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखिए ये एक बॉल की तरह दिख रहा है एनिमल। इसमें 2 लेटरल पोर है जिसमें से कि 2 टेंटाकल्स निकले हुए हैं। इसका जो एनस है वो ऊपर की तरफ है, मतलब इसकी ओरल सरफेस, इसका जो माउथ है वो नीचे की साइड में, इसका एनस है वो ऊपर की साइड में दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये इस तरह का एनिमल होता है हमारा कौन सा, फ्लोरोबेंकिया। फ्लोरोबेंकिया का कॉमन नेम क्या है, गूसबेरी। एक और एनिमल इस फाइलम का वो है हमारा टीनोप्लेना। वो कौन सा है, टीनोप्लेना। तो 2 ही एग्जांपल आपको यहां पे याद रखना है। एक तो फ्लोरोबेंकिया कॉमन नेम, सी गूसबेरी दूसरा टीनोप्लेना। इसका भी कॉमन नेम, जो फाइलम का कॉमन नेम है वो टीनोप्लेना का भी कॉमन नेम है। इसे हम कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं। टीनोप्लेना बेसिकली जो है इसका जो कॉमन नेम वो क्या है, कॉम जेली। ठीक है, तो आज ये फाइलम फिनिश हुआ हमारा। इस फाइलम में क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में काफी कुछ आते हैं, तो इसलिए फाइलम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इसे अच्छी तरह से कवर कीजिए। थैंक यू।